आप देख रहे हैं स्ट्रीट मेल टीवी। यदि अभी तक आपने YouTube पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ YouTube पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब कर लें। हमारे फेसबुक पेज स्ट्रीट मेल टीवी पर भी जाकर आप उसे लाइक शेयर करें ताकि आपको स्ट्रीट मेल टीवी की सभी नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। स्ट्रीट मेल टीवी का हमेशा प्रयास रहा है कि फतेहाबाद में जितना टैलेंट है उसको उभार के आपके सामने लाया जाए। फतेहाबाद के टैलेंटेड युवाओं ने डिफरेंट फील्ड में जाके बड़े झंडे गाड़े हैं, फतेहाबाद जिले का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में आज हमारे बीच हैं जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के और ट्रेड मैथस्टिक के डायरेक्टर श्री गीतेश मोंगा जी। आप यहाँ फतेहाबाद के लायर डीडी मोंगा जी के चिराग हैं और मोंगा परिवार ने बड़ा नाम कमाया है और गीतेश मोंगा जी ने भी इंटरनेशनल लेवल पर फतेहाबाद का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है जीएम फाइनेंशियल सर्विस और दूसरा स्टार्टअप है ट्रेड मैथस्टिक। ये दोनों स्टार्टअप वाकई लाजवाब हैं। इन्होंने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा हौसला दिखाया है, इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। युवा उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में उन्होंने एक नया फील्ड चुना है। आमतौर पे बच्चे ट्रेडिशनल फील्ड को चुनते हैं, लेकिन गीतेश मोंगा ने एक नया फील्ड चुना है जिससे बच्चों को काम जानने का, इस फील्ड को जानने का आज अवसर मिल सकता है। हमारे बीच गीतेश मोंगा जी हैं। हम स्ट्रीट मेल टीवी पे आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। मोंगा जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि फतेहाबाद जैसे छोटे शहर से निकलकर कोई स्टार्टअप की कल्पना कैसे कर सकता है? ये आइडिया आपके मन में कैसे आया? सर, आजकल आप देखेंगे कि जो भी छोटे शहर से जो बच्चे निकल रहे हैं, हमारे छोटे शहरों में बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। Okay. अगर आप उनको थोड़ा सा मौका दोगे नर्चर करने का, थोड़ी उनकी हेल्प करोगे तो दे कैन डू द बिगर थिंग्स। राइट। हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है तो हमने जो भी अपना एजुकेशन किया वो बाहर जाकर किया है। लोकल हमारे को इतना एजुकेशन मिला नहीं है, तो जो भी एमबीए किया या उसके आगे जो भी कर रहे हैं तो हमने बाहर जाके किया। हमने देखा कि हमारा जो बाहर का जो एरिया वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। नहीं, आपके मन में ये आइडिया कैसे आया कि फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ जाया जाए? एक्चुअली सर, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, जब मैंने एमबीए किया, एमबीए मैंने फाइनेंस में किया है। उसके बाद जब मेरे को जॉब मिला, मैंने आईसीआईसीआई बैंक में जॉब किया 2 साल, तो मैंने देखा कि लोग कैसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर से एक्चुअली फाइट कर रहे हैं। दे डोंट हैव द पर्टिकुलर पर्सन कि मेरे को ये एडवाइस कौन दे सकता है, ऐसे कौन कर सकता है। तो काम करने के बजाय मैंने सोचा कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होना चाहिए। नहीं, आमतौर पे बच्चे एमबीए करने के बाद जॉब करना प्रेफर करते हैं। आपने ये जोखिम कैसे लिया? बिल्कुल करते हैं सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। बट मेरे को लगता है कि कहीं वो जो 50,000 60,000 हमारे को मंथली मिलने वाला है, अगर हम उतने टाइम में 2 साल में 3 साल में अपनी मेहनत कर लें तो वो 50,000 को हम 5 लाख 6 लाख तक मंथली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपने ये स्टार्टअप शुरू किया होगा तो इसमें काफी चैलेंजेस आए होंगे, आपने उसको कैसे मीट आउट किया होगा? बहुत चैलेंजेस है सर। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये है कि इंडिया में ऑलरेडी इतनी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी काम कर रही हैं। आप एग्जांपल ले लो बैंक्स का, तो वो भी फाइनेंशियल सर्विस में ही काम करते हैं। आप छोटे मोटे कोई भी एडवाइजर ले सकते हो, आप हर गली कॉर्नर पे आपको एडवाइजर मिल जाएंगे जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम डे बाय डे इसमें कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टमर को पर्सनल एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर को अगर पर्सनल एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके लिए हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे काम करेंगे, देन विल गेट द क्लाइंट्स। आपकी जो जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये किस तरह की सर्विसेज देती हैं? जीएम फाइनेंशियल सर्विस में हम कोर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि एक एज ग्रुप से लेके रिटायरमेंट तक आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। आप अगर सैलरीड हो तब आपको कैसी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब आपको कैसी प्लानिंग करनी चाहिए, अगर आप लॉयर हो, सीए हो, तब आप कैसी प्लानिंग कर सकते हो। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से, हर प्रोफाइल के हिसाब से हमारे पास प्रोडक्ट स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। उसके हिसाब से हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, शेयर मार्केट में हो या कोई और अदर इन्वेस्टमेंट हो। हमारे छोटे शहरों में तो लोग जब प्लानिंग करते हैं तो उनके पास तो 2 ही विकल्प होते हैं, या तो एफडीआर करवा देते हैं या सोचते हैं कि मंडी में किसी आड़ती को ब्याज पे पैसे दे दें। आप उनके लिए और क्या क्या विकल्प सोचते हैं? क्या क्या आपके पास, उनके पास? मैं आपकी सोच से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं इतने साल तक यहाँ रहा हूँ, मैंने देखा है कि यहाँ का कल्चर क्या है कि लोग एफडी में इसलिए करते हैं और आड़ती को इसलिए पैसे देते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरा पैसा यहाँ रखा हुआ है। दे नो द पर्सन।
राइट। हाँ मैं जी। इस बंदे से वापस ले सकता हूँ। एफडी में रखा है तो उसको पता है कि बैंक कहीं नहीं जाने वाला है, मेरा पैसा बिल्कुल सेफ है, राइट। बट अगर आप एक इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से देखो कि एफडी हमारे को कितना परसेंट इंटरेस्ट देता है, अगर हम यंग जनरेशन में हो तो एफडी हमारे को 6% देगा, Okay, राइट। जी। अभी करंटली इंडिया का इन्फ्लेशन 7+ पे काम कर रहा है, ओके। तो अगर 7+ इन्फ्लेशन रेट और अगर आपको छह 6% मिल रहा है तो आप 1% लॉस 1% में जा लॉस में हो, हाँ हाँ ठीक राइट। है, जी। तो एफडी आज के टाइम में ऑप्शन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। दिस इज अ प्योर एडवाइस फॉर यंग जनरेशन। ओके। हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो एफडी में करते थे, उनको Okay. 10% 11% भी मिलता था। ठीक बात। आज के टाइम में एफडी में इंटरेस्ट नहीं है। बाकी आप जो सेकंड ऑप्शन में बात कर रहे हो कि हम आरडी को पैसे देते हैं, तो वो हमारा पर्सनल कनेक्शन है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, अगर हम एज ग्रुप की बात करें, आज कोई 20 साल का यंग है या आप कहें कि नया नया बालिग हुआ है और कोई 50 ईयर का है या 70 ईयर में पहुंच गया है, क्या एज ग्रुप के हिसाब से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को? बिल्कुल कर सकते हैं सर। आज हमारी मार्केट में ऐसे ऑप्शन भी अवेलेबल हैं कि हम 100 रुपीज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज? सिर्फ 100 रुपीज मंथली करो, आप डेली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर सिप वही- है। सिप, यस, सिप इज द बेस्ट ऑप्शन कि अगर हम 500 से भी करते हैं तो भी अगर आप कंटिन्यूटी रखते हो उसमें, तो Okay. भी आपको एक टाइम पे आके उसका 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए आराम से मिल सकता है। अगर कोई 20 साल से Yes. इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है तो व्हेन ही विल रिटायर तो उसको आराम लगभग से उसका लमसम इतना अमाउंट बनेगा। अच्छा, मतलब अगर आप करोड़ सिर्फ में 500 जाएगा। रुपए मंथली भी डालते हो तो यस Okay. बिल्कुल जाएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे काम करता है। एफडी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे ये काम जो नहीं करती। यंग बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा आइडिया गीतेश मोंगा जी ने दिया है कि आप सिर्फ 500 रुपी सिप में डालना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं उसमें सिर्फ 500 रुपए आप डालना शुरू करें। जब आपकी ओल्ड एज हो जाएगी, जब आप रिटायरमेंट में पहुंचेंगे तो आपके पास करोड़ में पैसा होंगे और उस वक्त आपको हेल्थ के लिए और चीजों के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत बहुत जरूरत होती रहेगी है। और तब पैसा होता नहीं है। और हम क्या क्या एज ग्रुप में, मान लीजिए कोई आज 50 का है, उसको हम क्या सजेस्ट करते हैं वो कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करें? देखो, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारी मार्केट में काफी सारे हैं। अगर हम मार्केट बेस पे ले तो हमारे पास म्यूचुअल फंड है, शेयर मार्केट है। जैसे ही हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो हमारे पास एनपीएस आ जाता है, किसान सेवा, किसान विकास पत्र है। बैंक में भी काफी सारी स्कीम्स हमारे को मिलती है, एफडी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एज कि वो बंदा कितना रिस्क ले सकता है, तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर रिस्क प्रोफाइलर, एक क्वेश्चनर तैयार किया है। Okay. 6 पेजेस का जो क्वेश्चनर है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल कि इसका एज कितना है, वो Okay. कितने परसेंट रिस्क ले सकते हैं, उनका इनकम स्लैब कितना है, हाउ मच टैक्स दे आर पेइंग। Okay. उसके अकॉर्डिंग हम उनका प्रोफाइल एक तैयार करते हैं। उसके बाद हम उनको कंक्लूजन देते हैं कि सर इतना आपका बनता है। देन द मेन थिंग कि कितना अमाउंट वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। नहीं, जो कोई कस्टमर आपके मार्फत इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो उसका इन्वेस्टमेंट प्लान कितना सिक्योर फील कर सकता है वो? सर बिल्कुल सिक्योर फील कर सकता है, क्योंकि हम कुछ पर्सनली अपने पास नहीं ले रहे हैं। जो भी ऑप्शन है वो सब मार्केट में अवेलेबल है। हमारी रिसर्च के साथ साथ कस्टमर अपनी रिसर्च भी कर सकता है। 100% सेटिस्फाइड होने के बाद उनको जितने भी डाउट हैं वो हमारे से पूछ सकते हैं। उसके बाद हम उनको सेटिस्फेक्शन देने के बाद ही उनका इन्वेस्टमेंट करेंगे, और हर पीरियड, टाइम पीरियड बताने के बाद कि अगर आप पीपीएफ में जा रहे हो तो ये 15 साल का लॉक इन है, ठीक है। अगर आप किसी और स्कीम में जा रहे हो तो 5 साल की है। म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो वहाँ कुछ लॉक इन पीरियड नहीं होता, तो आप कितने टाइम में आप पैसा ले सकते हो, कितना ग्रोथ मिलेगा। तो हम उनको एक कंपैरिजन दे सकते हैं कि यहाँ पे आपको इतना परसेंट मिल रहा है, म्यूचुअल फंड आपको 12% देगा। अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे, शेयर मार्केट में करते हो, तो वो आपको 30% ईयरली भी दे सकते हैं। नहीं, जैसे म्यूचुअल फंड तो शेयर मार्केट से जुड़ा है, करेक्ट है, तो इस शेयर मार्केट को आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? अब इतनी हाई स्टेज पे पहुंची हुई है, क्या इसमें कोई क्रैक आने की कोई चांसेस है, क्या लगता है? सर अगर क्रैक आने के चांसेस हमेशा रहते ही हैं, क्योंकि Okay. अगर क्रैक नहीं आएगा तो हमारे को बाइंग अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, राइट। जैसे ही मार्केट डाउन जाता है तो हमारे को ऑप्शन देता है कि आप और ज्यादा बाय कर सकते हो। हाँ, जब अपने डाउन है पास- तब हम परचेज करें। Yes, तब हम परचेज करें, लेकिन परचेज उनमें करें जो अच्छी चीजें हैं। ओके। कभी भी 1-2 रुपए के शेयर, मैंने जनरली देखा है कि लोग देखते हैं यार 1 रुपए का शेयर है तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक ऐसा है। कुछ पॉसिबल नहीं है। ओके, मतलब हमें अच्छी कंपनी, अच्छी ब्लू चिप companies कंपनीज में yes. ही जाना चाहिए, ना कि कोई नए। यस, नई अच्छा, कंपनीज। कुछ ऐसा भी है कि जो नए आईपीओज आ रहे हैं, एलआईसी का और कुछ पेटीएम का भी आईपीओज आ रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए उनमें? डेफिनेटली करना चाहिए सर, लेकिन अभी जो कंपनीज आईपीओ लेके आ रहे हैं, अभी मार्केट पूरा सेंटीमेंट पे काम कर रहा है। अभी Okay. मार्केट में इनफ्लो बहुत अच्छा है, कैश इनफ्लो बहुत अच्छा है, लोग आईपीओ में लगा रहे हैं। आई थिंक उसमें से 30-40% लोग वो हैं जो आईपीओ देखते भी नहीं है कि उनका फंडामेंटल और टेक्निकल क्या है। वो ठीक है। कंपनी लॉस में है
कंपनी प्रॉफिट में है, उसके मैनेजमेंट क्या कर रही है, बट दे आर थ्रोइंग द मनी। मतलब आप ये लगाना है। सुजेस्ट करते हैं कि आपको पैसा लगाना है तो यहाँ लगेगा आपका अच्छी पैसा, कंपनी में ही लगाना चाहिए। ये आप इन्वेस्टमेंट इस तरह से करवाते हैं। करेक्ट, क्योंकि मतलब एक आम आदमी तो इतना रिसर्च नहीं कर सकता कि इस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, क्या इसकी बैलेंस शीट क्या है। बिल्कुल आप इसकी बैलेंस शीट को देख चुके होते हैं, आपको पता रहता है कि कंपनी में क्या है, उसी हिसाब से आप उसको इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। करेक्ट। मैंने एक चीज और देखी है अपनी मेंटेलिटी, अगर मैं यहाँ से और फॉरेन कंट्री से थोड़ा मैच करूँ तो हमारी इंटेंशन ये रहती है कि जब भी हम कोई शेयर परचेज करते हैं तो जब लॉस में जा रहा है तब हम उसको बुक नहीं करते, ओके। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये ऊपर तो आएगा ही आएगा, हाँ। लेकिन जब प्रॉफिट आता है तब हम उसको 2-3% पे बुक कर देते हैं। जनरली होना रिवर्स में चाहिए कि लॉस पहले बुक होना चाहिए और प्रॉफिट को आपको ट्रेल करना चाहिए, जो कि हम जनरली नहीं करते हैं। तो दिस इज द जनरल मेंटालिटी जो ये तो मोंगा जी की जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के बारे में हमने बात की। अब एक इनकी और कंपनी है ट्रेड मैथस्टिक, बड़ा अजीब गरीब सा नाम है, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा है। पहले तो इस नाम का जानना चाहेंगे कि इस नाम का क्या अर्थ है, ट्रेड मैथस्टिक क्या है? सर ट्रेड मैथस्टिक का 3 वर्ड से मिला के बना है। ट्रेड जो हम जनरली ट्रेड लेते हैं, बाय सेल करते हैं। मैच स्टिक जो हम कैंडल स्टिक को देख के या जो भी हम चार्ट्स देखते हैं उसको हम जनरली स्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेड मैच स्टिक की ट्रेड जो स्टिक के साथ मैच हो रहा है, हम उसके हिसाब से हम ट्रेड ले रहे हैं, उसके हिसाब से हम बाइंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम सेल कर रहे हैं, हमारे को चार्ट्स क्या बता रहे हैं। और ये कंपनी क्या है, क्या पर्पस है, ये क्या कंपनी इसका? हमने एक्चुअली बनाई है फाइनेंशियल नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि मैंने सर्वे किया, जैसे हम टायर 3 टायर 4 सिटीज में गए, हमने देखा कि वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना अवेयर नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, बट दे आर वेरी एग्रेसिव कि हमारे को पैसा लगाना है। यंग जनरेशन बहुत एग्रेसिव है शेयर मार्केट में लगाने के लिए एंड ऑल, बट लैक ऑफ नॉलेज एंड दीज जो कंसर्न्स हैं उनको दूर करने के लिए हमने ये कंपनी एक्चुअल बनाई है। तो यानी कि जो यंगस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करे, उसके लिए कंपनी उसको सजेस्ट करती है, सही रास्ता दिखाती है। यस। तो मैं ये जानना चाहूंगा, अब तक आप कितने स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेन कर चुके हैं? सर मैंने वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लास्ट कोविड में स्टार्ट किया था, जून 2020 से, जब कोविड पीक पे था। देन आई स्टार्टेड विद द इंटर्नशिप पार्ट एंड ऑल। तो अभी तक हम 250 बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं। 250 बच्चे ट्रेंड हो, जिनको हम सर्टिफिकेट इशू कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, आप सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं जो ट्रेन होके आता है? यस। उससे वो सर्टिफिकेट और भी कहीं फायदा देता है? बिल्कुल, वो ऑलमोस्ट 95% बच्चे उसमें से ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। ओके। और प्लेसमेंट वाली जो कंपनीज हैं, जेपी मॉर्गन, डिलॉयट, EY, ऐसी कंपनीज, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, बच्चे वहाँ पे प्लेस हुए हैं। बड़ी अच्छी खबर है हमारे छोटे शहरों के लिए कि जो बच्चे बीकॉम से हैं या जिनका फाइनेंस में कोई इंटरेस्ट है, वो बच्चे जरूर ऐसी कंपनियों से, ऐसे स्टार्टअप के कांटेक्ट में आए ताकि उनको फाइनेंशियल नॉलेज मिल सके। अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। और ये कंपनी आपको ना केवल ट्रेन करती है बल्कि आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी देती है। जो इंटर्नशिप वो आपको देते हैं, ये कितने टाइम की इंटर्नशिप होती है? सर मिनिमम 2 महीने के लिए रखते हैं। 2 महीने की इंटर्नशिप देते हैं। 60 डेज होना चाहिए, क्योंकि 1 महीना हम पूरा उसको थ्योरेटिकल पार्ट पे कवर करते हैं, 1 महीना हम उसको प्रैक्टिकल, ओके, कि क्या कस्टमर से कैसे बात करना है, आपको कैसे प्लानिंग करना है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसके हिसाब से कैसे आप काम करोगे। और अब तक अगर हम बात करें, आप कितने बच्चों को प्लेसमेंट दिलवा चुके होंगे? सर जैसे मैंने आपको बताया, आउट ऑफ 250 उसमें से 95% प्लेस्ड है। मतलब लगभग 250 बच्चे आप उनको प्लेसमेंट प्लेस हो चुके हैं। और वो बच्चे सिर्फ छोटे शहरों के नहीं थे, ऑलमोस्ट अच्छे कॉलेजेस के। IIM इंदौर हमने कवर किया, ठीक है, नरसी मुंजी कॉलेज हमने कवर किया, मुंबई, हाँ, NIBM हमने कवर किया, ठीक है, सिम्बोसिस हम कवर कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमने पूरी कवर की है ऑलमोस्ट, SRCC कॉलेज है, चाहे LSR है, किरोड़ीमल कॉलेज, हमने ऑलमोस्ट सब कॉलेजेस कवर किए। अभी आप ये 3 टायर 4 टायर सिटीज की तरफ नहीं आए हैं? यहाँ के बच्चों का इंटरेस्ट अभी तक शो नहीं हुआ है? अभी हम प्लान कर रहे हैं इधर आने के लिए। ओके। अभी हमने किया नहीं है। देखिए, ये गितेश मोंगा जी फतेहाबाद के हैं और मैं तो इनसे विशेष तौर पे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिनका लिटरेसी रेट सबसे पीछे है, हम लोग उन बच्चों को जरूर अपनी तरफ से कैसे भी करके, चाहे इनको फ्री उनको इंटर्नशिप देना पड़े, जो भी ये कैसे भी करके हमारे बच्चों को आप प्रायोरिटी दें, ऐसा हमारा इनसे विशेष तौर पर आग्रह है कि ये आप इसमें मदद करें। आप इस एरिया में कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं? सर जनरली जो हमारा स्टाफ है वो हमारे को यहाँ पे हेल्प करेगा।
राइट, Okay. कि चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट है, ओके उनको तीनों के लिए हम अलग अलग तरीके से काम करेंगे। ओके ठीक है, अगर कॉलेज फॉर एग्जांपल मैं कॉलेज का लेता हूँ, अगर कॉलेज चाहता है कि हम उनके कॉलेज में आएँ, उनके बच्चों को वहाँ पे आके लेक्चर्स दें, गेस्ट लेक्चर जिसको हम बोलते हैं, 1 घंटे का या 1.5 आवर का जो भी है, तो हम वो भी दे सकते हैं। ऑनलाइन प्रोवाइड कराना है तो वो भी करा सकते हैं। इंटर्नशिप जो मोस्टली चलती है वो सारी ऑनलाइन चलती है। ओके तो जो भी हम उनको प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए दे रहे हैं वो सारे ऑनलाइन ही होते हैं। ओके तो इसमें डेली नहीं रखते हैं, मोस्टली वीकेंड्स पे रखते हैं, क्योंकि मेरा weekends पे तो मैं अलग यहाँ से के काम- जितने कॉलेजेस हैं उनकी मैनेजमेंट और प्रिंसिपल से भी आग्रह है कि वे गीतेश मोंगा जी से कांटेक्ट करें। इनका कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम है। आप अपने बच्चों को इनके लेक्चर से मिलवाएं, इनसे इनका लेक्चर रखें वहाँ पे, ताकि बच्चे इस फील्ड में आएं और बच्चों को नई अपॉर्चुनिटी मिले, उनका करियर में उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और एक बात आपसे और पूछना चाहेंगे कि सैकड़ों स्टार्टअप चल रहे हैं इस फाइनेंशियल सर्विसेज में, तो काफी चैलेंज रहा होगा आपको, तो कैसे आपने मीट आउट किया, अपने स्टार्टअप को कैसे खड़ा किया है? सर, हम थर्ड पार्टी पे डिपेंड करते हैं। एक्चुअली हम थर्ड पार्टी के साथ मिलके काम करना पसंद करते हैं। Okay. अगर कोई कंपनी कोई और सर्विस दे रही है तो हम उनके बीच में आके उनको डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि उनसे टाई अप करते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप ये सर्विस प्रोवाइड करो, जो भी रहेगा हम उसमें पार्टनरशिप करेंगे। ओके राइट, तो ऐसे ही हम अपना स्टार्टअप को आगे रन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो हम कंपटीशन को नेगेटिव वे से नहीं, हम पॉजिटिव वे से देख रहे हैं कि कंपटीशन जितना रहेगा उतना ज्यादा अच्छा, उतना ज्यादा रहेगा। इनोवेटिव चीजें हमारे को अवेयरनेस बढ़ेगी। अवेयरनेस बढ़ेगी, प्लस कि हम एक कंपनी पूरे एरिया को कवर, पूरे इंडिया को कवर नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। हमारे को कॉम्पिटिटर्स एनीवेज चाहिए ही चाहिए मार्केट में। ओके ओके तो अगर कॉम्पिटिटर्स रहेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, और हम पॉजिटिव वे में कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं। मोनोपोली नहीं होगी, कस्टमर इरिटेट नहीं होगा। अगर कस्टमर हमारे से परेशान है तो दूसरा ऑप्शन उसके पास है। ओके ये चीज हमारे को पता है, तो हम कस्टमर को वैसी ही सर्विस देंगे जैसी वो चाहता है। आज हमारे बीच फतेहाबाद के जन्मे, फतेहाबाद के युवा, फतेहाबाद के यूं कहें कि युवा इंडस्ट्रिस्ट उद्योगपति, जो युवाओं के लिए मैसेज लेके आए हैं कि वो आप आइए, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको आपका करियर जो है उज्जवल बनाने के लिए तैयार हैं। गीतेश मोंगा जी से हमसे आज बात की, और एक नया फील्ड जो फाइनेंस सर्विसेज के तौर पर उभरा है। जो बच्चे, हम रोज देखते हैं कि शेयर मार्केट इतना ऊंचा जा रहा है, फिर हम देखते हैं कि एकदम से क्रैक आता है और लाखों लोगों का पैसा डूब जाता है, वो लोग रोते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी सर्विसेज के टच में रहेंगे जिनको बखूबी पता है कि आपको पैसा कब डालना है और कब उसको विड्रा करना है, तब आपको ऐसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि आपका पैसा डूब गया। तो आज गीतेश मोंगा जी आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको उनकी जो बातें आपने सुनी हैं वो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होंगी और आप उसका लाभ उठाएंगे। और जो कॉलेज स्कूल मैनेजमेंट वाले हैं वो भी उनका लेक्चर अपने वहाँ पे जरूर रखवाएंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो इनोवेटिव हो सकें और नई चीज़ों से उनको रूबरू हो सकें। हम गीतेश मोंगा जी का एक बार धन्यवाद करते हैं कि आज वो स्ट्रीट मेल टीवी पे आए हैं। मैं एक बार फिर दर्शकों से आग्रह करूंगा कि यदि अभी तक उन्होंने स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 यूट्यूब पर जाकर स्ट्रीट मेल टीवी को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। Better known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc.